तो दोस्तों इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर की एक नई पोएम जिसका नाम है अमांडा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको इस पोएम के बारे में एक ओवरव्यू दे दूं। इसमें एक माँ दिखाई है और उनकी बेटी का नाम अमांडा है। तो इसमें माँ अपनी बेटी से फ्रस्ट्रेटेड है, दुखी है, परेशान है। ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी बेटी कुछ गलत कर रही है, पर अब उनकी माँ चाहती है कि उनकी बेटी सोसाइटी में सबसे अच्छी दिखे, बिल्कुल एकदम एवरी मैनर एवरी एस्पेक्ट में एकदम परफेक्ट हो, अच्छे से बिल्कुल बिहेव करे जैसे कोई बड़ा व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, तो उनकी माँ इसमें उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठी है। तो चलिए हम देखेंगे, इस पोएम में शुरू करते हैं। दिस पोएम इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब है कि इस पोएम में सिर्फ एक व्यक्ति बोलेगा और दूसरा व्यक्ति सोचेगा, कुछ कहेगा नहीं। तो वही यहाँ पे भूमिका जो बोलने की है वो उनकी मदर निभा रही हैं, और जो सुनने की है और सोचने की है वो सिर्फ अमांडा निभा रही हैं। तो इनमें उनकी माँ बोलेंगी और अमांडा सोचेंगी। तो इन पोएम में दोनों के ही पैरास मिलेंगे हमें देखने को। चलिए फर्स्ट पैरा की फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो पहले तो जो अमांडा के बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है वो शो कर रहा है उनकी मदर की फ्रस्ट्रेशन अमांडा पर। अब मतलब समझते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स मतलब अपने नाखून मत चबाओ अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स, हंच मतलब कंधे झुकाकर बैठना, लोअर डाउन। तो अपने कंधे मत झुकाकर बैठो अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग का मतलब है टू सिट और स्टैंड इन अ लेजी और डाउनवर्ड डायरेक्शन, कि ऐसे लेजी मैनर में मत बैठो अमांडा, एकदम सीधे बैठो। तो इनमें उनकी माँ उन्हें सब ये सब इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कि तुम्हें कैसे बैठना चाहिए, ये हरकत नहीं करनी चाहिए, वो हरकत नहीं करनी चाहिए। तो इसमें हमने ये देखा। अब हम देखते हैं कि आपको इसे कॉपी में कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो आपको लिखना है, पहले तो आप इन्हें पोइटिक डिवाइसेस बताएंगे। मैं आपको हर पैरा के पोइटिक डिवाइसेस भी बताता जाऊंगा। जैसा कि इसमें पोइटिक डिवाइस जो एलिट्रेशन है वो है स्लाउचिंग से लेके स्ट्रेट तक। एस जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, और रिपीटेशन हमें देखने को मिल रहा है दो वर्ड्स का, डोंट और अमांडा का। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन। तो अमांडा इज गेटिंग इंस्ट्रक्टेड बाय हर पेरेंट्स, यानी कि अमांडा अपने पेरेंट्स के द्वारा इंस्ट्रक्ट की जा रही हैं। द प्रेशर ऑफ मेकिंग वन सेल्फ प्रेजेंटेबल टू द सोसाइटी ट्रायम्फ्स ओवर एवरी अदर बिहेवियर एंड मैनर्स। तो इसमें उनके पेरेंट्स उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, उनको प्रेशर दे रहे हैं कि तुम्हें समाज के सामने सबसे अच्छा दिखना है, तुम्हें हर बिहेवियर में, हर मैनर को अपनी ये सब आदतें सुधारो, एकदम जैसे कोई बड़ा बिहेव कर सकता है वैसे तुम्हें बिहेव करना है। तो इस पैरा की आप एक्सप्लेनेशन ऐसे लिख दीजिएगा एग्जाम में भी। अब हम सेकंड पैरा की ओर चलते हैं। देयर इज अ लैंग्वेज इमरॉल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मैरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो आपको ये पता चल ही गया होगा, ये पैरा अमांडा कह रही हैं, मतलब सोच रही हैं ऐसा अमांडा, जब उनकी माँ ने उनसे वो सब बातें कही जो हम पिछले पैरा में देख कर आ रहे हैं। तो चलिए समझते हैं वो क्या सोच रही हैं। देयर इज अ लैंग्वेड इमरॉल्ड सी, लैंग्वेड माने कि रिलैक्स्ड, एकदम शांत, जिसमें लहरें उफन नहीं रही हैं, आराम से चल रही है। ठीक है, इमरॉल्ड सी, इमरॉल्ड सी माने कि बिल्कुल ग्रीन दिख रहा है उन्हें सी दूर से। अब इमरॉल्ड सी यहाँ पर एक मेटाफर है, आप इसे पोइटिक डिवाइस लिख दीजिएगा अपनी कॉपी में। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, तो वेयर द सोल इनहेबिटेंट का मतलब है कि जहाँ पर अकेले रहने वाली मैं हूँ। तो इन दो लाइन में अमंडा कह रही हैं कि उनकी इमेजिनेशन में एक ऐसा बिल्कुल शांत समुंदर उन्हें दिखाई दे रहा है जहाँ पर वो अकेले बैठी हुई हैं। अ मैरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मैरमेड का बिल्कुल सिंपल मतलब है जल परी। तो आप उसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, मैंने अपने वर्ड मीनिंग्स में दिया है। एन इमेजिनरी क्रिएचर हैविंग वुमेन्स हेड एंड बॉडी विद फिशेस टेल इंस्टीड ऑफ लेग्स, मतलब एक ऐसा इमेजिनरी क्रिएचर जिसमें सिर्फ वुमेन का सर हो और उसकी बॉडी हो, लेकिन उसमें नीचे पैर की बजाय उसके फिश की पूंछ लगी हो, टेल लगी हो। ठीक है, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग का मतलब है मूविंग स्लोली और वॉकिंग स्लोली, ब्लिसफुली यानी कि खुशी से, शांत तरीके से। तो इसमें अमंडा की इमेजिनेशन हमें दिखाई गई है कि अमंडा सोच रही हैं कि वो एक शांत हरे समंदर के आसपास बैठी हैं, जलपरी हैं वो एक, जिसमें वो आराम से चल रही हैं या मूव कर रही हैं समंदर में बड़ी खुशी खुशी। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इसका मतलब क्या हो रहा है। द लिटिल गर्ल्स फ्ली फ्लो ऑफ प्योर थॉट्स इज शोन, तो मतलब जो छोटी लड़की है अमंडा, उनके जो फ्री फ्लो ऑफ थॉट है, जो वो आराम से सोच रही हैं, वो इसमें दिखाया गया है। अमंडा यूजेज हर इमेजिनेशन एज एन एस्केप पॉइंट फ्रॉम डे टू डे कमांड्स ऑफ हर पेरेंट्स, तो यानी कि अमंडा अपनी इस जो सोच है ना, उन्हें इसमें बड़ा सोचने में मज़ा आता है, तो जिससे उन्हें क्या है, एक
रिलैक्सेशन से मिलता है, नहीं तो दिन भर उनकी मम्मा पापा उन्हें इंस्ट्रक्ट ही करते रहते हैं, ऐसा मत करो वैसा मत करो, लेकिन जब वो ऐसा सोचती हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है। शी इमेजिन्स हर सेल्फ टू बी अ जॉयफुल मैरमेड सेविंग विदाउट एनी कन्फाइस अलॉन्ग साइड सॉफ्ट वेज ऑफ द ग्रीन सी। तो वो अपने आप को इमेजिन करती हैं एक जलपरी की तरह, जिनके पास ऊपर कोई भी बाउंड्री नहीं है, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, वो आराम से ग्रीन सी के किनारे बैठी हैं। हर हैप्पीनेस डजेंट रिक्वायर एनी अदर ह्यूमन बीइंग। उनकी खुशी में वो नहीं चाहती कि मेरे पास वहाँ आकर कोई और बैठे, मैं आराम से समुंदर में अकेले जलपरी की तरह बैठी रहूँ। फॉर अ चाइल्ड मैरमेड इज़ अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड वंडर। तो मतलब एक बच्चे के लिए मैरमेड यानी कि जलपरी होता है फ्रीडम और वंडर का सिंबल। तो अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि मैरमेड यहाँ पर क्या शो कर रहा है, तो आप कह सकते हैं मैरमेड यहाँ पर सिंबल है फ्रीडम एंड वंडर का। तो इस पैरा में हमने देखा कि अमंडा अपनी सोच रही हैं कि वो ऐसी जलपरी बनकर हरे समंदर के पास बैठें, जिसमें उन्हें बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, और उनकी खुशी में कोई और उन्हें व्यक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि कोई वो नहीं चाहती कोई उन्हें आकर डिस्टर्ब करे। और एक बच्चे के लिए जलपरी का मतलब यह साइन है फ्रीडम एंड वंडर। अगर आपको ये पैरा समझ आया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब तीसरे पैरे की ओर चलते हैं। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. तो ये तो पैरा बहुत सिंपल है, आप जैसा समझ ही सकते हैं। उनकी माँ उनसे कह रही हैं, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया अमांडा? या क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया? और शायद मैंने तुमसे कहा था अपने जूते भी साफ कर लेना, क्या तुमने करा अमांडा? तो उनकी मम्मा हमेशा उन्हें इंस्ट्रक्शन ही देती रहती हैं, कभी कुछ प्यार की बात नहीं करती, बस समझाती नहीं है, बस इंस्ट्रक्शन देती रहती हैं। तो इसमें जो पोइटिक डिवाइस है वो आप देख लीजिए, रिपीटेशन है डिड वर्ड का और अमेंडा का, तो वो तो आपको हर पैरा में देखने को मिल जाएगा अमेंडा वाला, बाकी डिड यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नाउ अमेंडा इज बीइंग कोस्ड अबाउट द थिंग्स डेट वी आर रिलेटेड टू हर सराउंडिंग्स। तो अमंडा को यहाँ पे अब गाइड किया जा रहा है उनकी मदर के द्वारा उन चीज़ों के लिए जो उनकी सराउंडिंग से जुड़ी हैं, कि उनका रूम कैसा होना चाहिए, उनका रूम होमवर्क हुआ या नहीं, उनके जूते साफ हैं या नहीं। द पैटर्न ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक्सप्लेन दैट हाउ एवरी एस्पेक्ट ऑफ हर हिज रिलेटेड क्वेश्चनिंग एंड प्रॉपर गाइडेंस। तो बेसिकली अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब ये जो इंस्ट्रक्शन वो जिस हिसाब से उनकी मदर दे रही हैं, तो ये हमें ये शो करता है कि कैसे उनकी हर एक चीज़ प्रॉपर गाइडेंस से रिलेटेड है, मतलब कैसे उनकी माँ एकदम सब कुछ प्रॉपर चाहती हैं, एकदम प्रॉपरली गाइड करना चाहती हैं अमांडा को। शी इज़ बीइंग डिसिप्लिन फॉर एवरी लिटिल थिंग, मतलब उन्हें हर छोटी सी छोटी बात के लिए डिसिप्लिन किया जा रहा है। अमांडा भी वैसे एक छोटी सी लड़की है, तो बच्चों को कहाँ इतना होश होता है कि जूते मेरे साफ हैं, होमवर्क किया नहीं किया, वो तो उन्हें जब भी याद आती है जब मैडम अगले दिन पूछेंगी। तो यहाँ पे उनकी मदर उन्हें बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस में रख रही हैं, मेकिंग हर लॉस ऑफ हर फ्रीडम, जिससे कि क्या है, अमांडा को लग रहा है कि मुझसे मेरी आज़ादी छीनी जा रही है। वो और बच्चों को देखती हैं तो उन्हें लगता है वो कितने खुश हैं, खेल रहे हैं, मैं बस अपना कमरा साफ करो अमांडा, ये करो वो करो, तो वो बड़ी दुखी सी फील कर रही हैं अमांडा, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी फ्रीडम जा रही है। अब हम अगला पैरा देखते हैं, अमांडा क्या सोचती हैं। अमांडा अब इसमें दोस्तों बहुत ही गहरी बात सोचती हैं, आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट with my hushed bare feet, the silence is golden and the freedom is sweet। तो मतलब ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, जिसके माँ बाप नहीं होते। रोमिंग द स्ट्रीट मतलब कि ऐसा ही रोड पर भटकना बिना कोई लक्ष्य के, यानी कि मूविंग ऑन द रोड एमलेसली। तो अब अमांडा अपने आप को ऐसा सोच रही है कि काश मैं अनाथ होती, मेरे कोई माँ बाप ही नहीं होते। तो मतलब अमांडा अपने माँ बाप से यहाँ पे कितने परेशान हो गई हैं कि मेरे को माँ बाप नहीं चाहिए और मैं आराम से सड़क पर बिना किसी एम के घूमूं। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट। वो कहती हैं, पैटर्न का मतलब है डिज़ाइंड और हस्ड का मतलब है साइलेंट। तो मतलब वो कहती हैं कि मैं अपने पैरों से डिज़ाइन करूं रेत पर, एक अच्छी सी कोई डिज़ाइन बनाऊं बढ़िया बैठकर आराम से, विद बेयर फीट, विदाउट यानी कि स्लीपर और शूज़ के, नंगे पैरों से मैं अपनी रेत पर डिज़ाइन बनाऊं बैठ के। द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। तो वो कहती हैं कि जो साइलेंस है, उस समय की जो शांत वातावरण है, वो बहुत ही गोल्डन है, बढ़िया लग रहा है। मतलब यहाँ पे मेटाफर का इस्तेमाल करा गया है, ये एक पोइटिक डिवाइस है। और द फ्रीडम इज स्वीट, और जो आज़ादी है वो भी बहुत बढ़िया लग रही है। तो यहाँ पे अमांडा की फिर से इमेजिनेशन ही दिखाई गई है। अब हम इसको और एक्सप्लेन करते हैं।
The very first line is awfully depressing, where Amanda imagines herself to be an orphan, suggesting how much frustrated she is with continuous questioning of her mother. तो जो पहली ही लाइन है वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन शो कर रही है कि अमेंडा खुद को एक अनाथ समझ रही हैं। वो ये चाहती हैं कि उनके कोई माँ बाप ही ना हो। ऐसा क्यों है कि उनकी माँ ने उन्हें कंटिन्यूस क्वेश्चन कर करके उनका मतलब परेशान कर दिया है उन्हें। She has no shoes on her feet, and instead she is getting them even dirtier by making designs on the dusty ground with them. तो यहाँ पे शो किया गया है कि अमंडा के पैर में जूते नहीं है, जब भी वो अपने पैर गंदे कर रही हैं रेत पर डिज़ाइन बनाकर। तो मतलब इससे उन्हें क्या है, एक तो साइलेंस प्राप्त हो रहा है और उन्हें फ्रीडम लग रही है कि ये तो करने के लिए मैं फ्री हूँ, चाहे मेरी माँ मुझे और कुछ ना करने दें, अब मैं ये तो कर सकती हूँ अपनी मर्जी से। तो हर लव फॉर साइलेंस इज अ रिजल्ट ऑफ द शाउटिंग एंड येलिंग ऑफ हर पेरेंट्स। तो जो उनकी ये प्यार है जो आज़ादी के लिए और जो शांत के लिए, मतलब उन्हें शांति एकदम चाहिए जगह, तो ये सिर्फ एक ही रिजल्ट है। किस चीज़ का रिजल्ट है कि जो उनके पेरेंट्स उन्हें दिन भर चिल्लाते डांटते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे यही शो किया गया है कि अमंडा को उस डांट फटकार के कारण अब कैसा इमेजिन कर रही हैं, वो उन्हें कैसा लग रहा है, वो शांति के लिए कितनी तड़प सी रही हैं। अब चलिए अगला पैरा देखते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तो इसमें उनकी माँ फिर से उन्हें इंस्ट्रक्शन देती हैं, चॉकलेट मत खाओ अमांडा। तुम्हें याद है एक्ने मतलब स्पॉट और पिंपल ऑन फेस, के तुम्हारे चेहरे पर ये पिंपल है, अब चॉकलेट खाने से पिंपल पे कुछ इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए उनकी माँ उनसे कह रही है कि चॉकलेट मत खाओ। तुम्हें नहीं याद कि तुम्हारे चेहरे का ये पिंपल नहीं तो सही नहीं होगा। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। तो इसमें उनकी माँ कहती हैं कि तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बोल रही हूँ, गुस्से में ऐसा कहती हैं वो अमांडा। इसमें रिपीटेशन है पोएटिक डिवाइस, तो वो हो रहा है अमांडा वर्ड का। अब हम इसे डिटेल में समझते हैं। The set of instructions provided here indicate how much essential it is for Amanda to understand the value of external beauty and steps to be taken to preserve it from a very tender age. तो जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि चॉकलेट ना खाओ, तुम्हारे चेहरे के दाग, तो ये अमंडा को मतलब ये इंस्ट्रक्शंस ये शो कर रहे हैं कि उनकी माँ अमंडा को एक्सटर्नल ब्यूटी समझाना चाहती हैं, बाहरी खूबसूरतता, कि जिससे वो दूर से सुंदर लगे, लोग उन्हें देख के अरे वाह बड़ी सुंदर लड़की है, बड़ी होशियार है। और वो इस सब चीज़ों का उनकी माँ चाहती है कि वो अभी इसी छोटी सी उम्र में, अभी वो जहाँ एक बच्ची हैं, वो तभी से ध्यान रखने लगे। अब बच्चा अपना ध्यान कैसे रख सकता है, उनकी माँ उनसे बहुत ज़्यादा आशा लगा रही हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हैं। हाउएवर अमंडा इज स्टिल लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स एंड डजंट केयर इनफ टू लुक अप। लेकिन भाई बच्चा तो बच्चा ही होता है, तो अमंडा को कोई मतलब नहीं है, माँ बोल रही है बोलने दो, वो तो अपनी किसी सोच में डूबी हुई हैं। ठीक है, तो वो अपनी डांटती हुई माँ की तरफ देख भी नहीं रही हैं। दिस केयरलेसनेस further angers the mother and she asks for her attention when she is being scolded. तो अब ये जो उन्होंने नहीं देखा उनकी माँ की तरफ, इससे उनकी माँ को और गुस्सा आ गया और फिर उनकी माँ ने स्पेशली अमंडा से कही तुम मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो इस पैरा में फिर से वही उनकी मदर का फ्रस्ट्रेशन शो किया है कि तुम ये मत करो, वो मत करो, ऐसे रहो, हाँ तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो जब मैं तुम्हें डांट रही हूँ। और अमंडा तो बच्ची हैं, तो वो तो अपनी इमेजिनेशन में खोई हुई हैं। अगर आपको ये लिखने को आए तो आप ये लाइन्स लिख सकते हैं या अपनी जो समझ है उसके अनुसार भी लिख सकते हैं। चलिए अब अगला पैरा समझते हैं। आई एम अ रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो यहाँ पे अमंडा की वही इमेजिनेशन दिखाई गई है कि अमंडा अपने आप को रेपुंजल फील कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से सभी ने रेपुंजल की स्टोरी तो पढ़ी होगी कि कैसे वो एक टावर में उन्हें चुड़ैल ने कैद कर लिया था और फिर उनके बाल से वो लटक चढ़कर आया था। तो वो अपने आप को ऐसा रेपुंजल की तरह फील करती हैं जहाँ पे उनकी कोई केयर नहीं है। और लेकिन लाइफ जो है टावर में, वो एक टावर में जाना चाहती है, मतलब उन्हें, मैंने कहा ना, उन्हें साइलेंस पसंद है, बिल्कुल शांति में जाना चाहती हैं जहाँ पर वो ट्रैंक्विल यानी कि काम तरीके से रह सकें, तो बिल्कुल शांति में रह सकें। हाँ लेकिन वो मतलब बच्ची हैं तो उनकी इमेजिनेशन दिखाई गई है, लेकिन वो ये कहती हैं आई विल नेवर सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, लेकिन मैं कभी अपने बाल नहीं दूंगी किसी को चढ़ने के लिए। तो वो ऐसा कुछ शो कर रही हैं, इसे समझते हैं। Amanda imagines that the life of Rapunzel must have been very peaceful and fantastic in the tower. तो अमंडा समझती हैं कि रेपुंजल को तो भाई टावर में कैद कर दिया था, उसे तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा, अकेले बैठी होगी, वो कोई परेशान करने वाला नहीं है, या तो मेरी माँ मेरा दिमाग ही खराब कर देती है। बट शी इज़ अनविलिंग टू लेट हर हेयर डाउन, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी कहती हैं हाँ लेकिन मैं रेपुंजल की तरह अपने बाल नहीं गिराऊंगी, क्योंकि वो एक बच्ची हैं तो उनकी माइंड प्रेजेंस शो करी गई है। अमंडा डोंट वॉन्ट हर पीस टू बी डिस्टर्ब्ड एनी वन हाउ। तो यहाँ पे वही शो हुआ है कि अमंडा नहीं चाहती उनकी जो शांति है वो कोई भी आके ख़राब करे, इवन उनके पेरेंट्स तक नहीं।
शी सीक्स अ लाइफ विच इज़ अवे फ्रॉम देयर ह्यूमन फॉर्म। तो वो चाहती है कि मैं इन सब बंदिशों से, सब बाउंड्री से दूर कहीं रहना चाहती हूँ। वी कैन सी हेयर हाउ द प्रेजेंस ऑफ हर पेरेंट्स एंड देयर इन ह्यूमन बिहेवियर हैड मेड हर अगेंस्ट एनी ह्यूमन कनेक्शन। तो अब हम यहाँ देख ही सकते हैं कि अमंडा ऐसा फील कर रही हैं कि वो बिल्कुल अकेले जाना चाहती हैं, अपने माँ बाप के पास भी नहीं रहना चाहती हैं। तो ये सब किस चीज़ का रिजल्ट है? उनके पेरेंट्स की तो डांट फटकार का है कि जो उन्हें दिन भर डांटते ही रहते हैं, ये मत कर, वो मत कर, ऐसा करो, वैसा करो। तो अमंडा बिल्कुल तंग आ गई हैं। वो कोई भी ह्यूमन रिश्ता नहीं रखना चाहती हैं, किसी से भी रिश्ता नहीं रखना चाहती हैं, वो बिल्कुल अकेले जाना चाहती हैं कहीं भी। अगला पैरा हम देखें। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. तो फिर इसमें उनकी माँ कहती हैं, तुम ये ऐसा बुरा सा चेहरा, सल्किंग मतलब फीलिंग अनहैप्पी, तो मतलब ऐसा उदास सा चेहरा मत बना के बैठो अमांडा, तुम बहुत मूडी हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू। अगर तुम ऐसे रहोगी तो कोई ये सोचेगा, नेग्ड मतलब टू इरिटेट बाई कंप्लेनिंग अबाउट हर एटीट्यूड अगेन एंड अगेन। तो मतलब कोई ये सोचेगा कि मैंने तुम्हें परेशान कर रखा है, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा ये मत करो, वो मत करो के लिए कहती रहती हूँ, मैं तुम्हें इंस्ट्रक्ट करती रहती हूँ, तो उससे तुम परेशान हो रही हो। तो उनकी माँ उससे कहती हैं कि ऐसा उदास सा चेहरा मत बनाओ, तुम तो बहुत मूडी हो, और नहीं तो अगर तुम ऐसा उदास सा चेहरा बनाओगी तो दूसरे लोग तो ये सोचेंगे कि मैंने तुम्हारी नाक में दम कर रखा है, मैं तुम्हें परेशान करती रहती हूँ कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो इसमें उनकी माँ फिर से अपनी फ्रस्ट्रेशन अमंडा को दे रही हैं, अमंडा पर निकाल रही हैं। इसे हम और डिटेल में समझते हैं। Mother asks again to look cheerful and otherwise people will blame her mother for nagging and troubling her continuously। तो मदर इसमें उनसे दोबारा पूछती हैं, कहती हैं कि तुम खुश दिखो, ऐसे उदासी मत बैठी रहो, नहीं तो लोग मुझे ही दोष देंगे कि मैंने तुम्हें इरिटेट कर करके ऐसा कर दिया है। शी इज़ वरीड अबाउट हर इमेज। अब इसमें उनकी जो माँ है वो अपनी इमेज के लिए वरीड है कि उनकी जो सोसाइटी में इमेज है वो कैसी होगी। उन्हें ये चिंता नहीं है कि उनकी लड़की के साथ क्या हो रहा है। शी इज़ कंसर्न अबाउट हाउ सोसाइटी विल परसीव इफ़ हर चाइल्ड ऑलवेज रिमेन्स इन अ फुल मूड। तो वो यहाँ पे सिर्फ ये सोच रही हैं, अरे अगर मेरा बच्चा ऐसा ही दिखाई देगा तो मैं सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊंगी, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे कि इनका तो बच्चा हमेशा उदास रहता है, इनसे तो अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं रखा जाता। पहले तो खुद डांटती हैं और फिर ऐसा ही खुद सोच रही हैं कि तुम खुश क्यों नहीं दिख रही हो, ये क्यों नहीं कर रही हो। इसी के साथ हमारी ये जो पोएम थी ये ख़त्म हो चुकी है अमांडा। बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम थी, एक माँ और बेटी का रिश्ता दिखाया गया जिसमें उनकी माँ उन्हें हमेशा डांटती फटकारती रहती हैं और अमांडा बेचारी एक बच्ची छोटी सी सोचती रहती है कि वो कभी अकेले सी में चली जाए, तो कभी रेपुंजल की तरह टावर में रहे, तो कभी एक अनाथ होकर सड़क पर ऐसे ही घूमे बिना किसी एम के। तो चलिए अब इसकी लर्निंग देख लेते हैं। वी लर्न डेट वन कैन नॉट टीच देयर चिल्ड्रन एवरीथिंग इन वन डे। हमने इससे ये सीखा कि भाई कोई भी पेरेंट या कोई भी टीचर एक बच्चे को सब कुछ एक ही दिन में नहीं सिखा सकता है। एंड एक्सपेक्ट देम टू बिहेव प्रॉपरली द नेक्स्ट डे। और फिर उनसे ये भी एक्सपेक्ट कर ले कि हाँ आज सिखा दिया, कल तुम एकदम बढ़िया बिहेव करना, एकदम ऐसा ही, अगर गलती हुई तो फिर सोच लेना। ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता कि आज उसने सीखा और कल एकदम बिल्कुल ही अच्छे से बिहेव करे। द पोएम टीचर्स अस दैट अपब्रिंगिंग डज नॉट इन्वॉल्व मेकिंग अ चाइल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड फिट फॉर द सोसाइटी ओनली। तो पोएम ये कहती है कि परवरिश देना तो माँ बाप का ही काम है, अच्छा बनाए बच्चे को, समझदार बनाए, लेकिन परवरिश का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ उसे सोसाइटी के लिए या लोगों के लिए, दूसरे समाज के लिए उसे एकदम परफेक्ट बना दे कि हाँ तुम सुंदर देखो, तुम्हारी बिहेवियर अच्छे होने चाहिए, मैनर अच्छे होने चाहिए, बाकी फिर चाहे तुम अंदर से कैसी भी हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट अपब्रिंगिंग इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो परवरिश होती है, अपब्रिंगिंग का जो प्रोसेस है, उसमें दोनों ही तरफ से सहमति होना ज़रूरी है, या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे की बात को समझना चाहिए कि इसमें क्या है। माँ अमंडा की मदर उसकी बात बिल्कुल समझ ही नहीं रही है, किसी चीज़ को नहीं समझ रही कि अमंडा भी बच्ची है या वो कैसा फील करती होगी अगर मैं उससे ऐसे कहती हूँ, वो किसी चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे रही हैं। वन कैन नॉट जस्ट फोर्स टू बी सिविलाइज्ड एंड गुड मैनर्ड। हम किसी भी व्यक्ति को ऐसे फोर्स नहीं कर सकते कि तुम्हें एकदम समाज के लिए अच्छा बनना ही पड़ेगा, तुम्हें एकदम दिखना ही पड़ेगा। लव एंड प्रॉपर केयर इज रिक्वायर्ड इन नर्चरिंग ऑफ अ चाइल्ड। लव, प्रेम या प्यार और एक अच्छी केयर तो भाई चाहिए ही चाहिए अगर हम बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, जो कि इसमें अमंडा की माँ उन्हें बिल्कुल नहीं दे रही हैं। सिर्फ उन्हें गुस्सा, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देती हैं, वो ये नहीं कि उन्हें प्यार से समझाएं, तो शायद अमंडा समझ भी जाएंगी। तो इसलिए इस पोएम से हमें लर्निंग ये मिली कि हम हमारे हिसाब से कोई को भी हम सोसाइटी के लिए एकदम फिट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अपब्रिंगिंग का मतलब ये ज़रूर है कि हम बच्चे को अच्छी बातें सिखाएं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ हम उसे समाज के लिए एकदम फिट कर दें कि भाई तू एकदम बढ़िया हो गया है, तू बढ़िया दिखता है, बढ़िया तू बोलता है, लेकिन तू चाहे अंदर से भी कैसा भी हो। इसलिए
वन कैन नॉट जस्ट फोर्स टू बी सिविलाइज्ड एंड गुड मैनर्ड। तो लव और प्रॉपर केयर तो हमें चाहिए ही नर्चरिंग के प्रोसेस में जो हम बच्चे को परवरिश दे रहे हैं, वरना हमारा बच्चा अच्छा ग्रो नहीं कर पाएगा और फिर अमेंडा की तरह ही सोचने लगेगा। तो चलिए, अगर आपको ये पोएम समझ आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो डाउट हो कमेंट में दे दीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूँ।